वो रो रही थी और राहुल को उतना ही गुस्सा आ रहा था। चुप करोगी तुम? पल में राहुल का दिमाग घूम गया। पलटकर उसने उस 17 साल की लड़की को देखा जिसे उसकी माँ ने दूसरी बीवी के रूप में उस बच्ची को उसके हवाले कर दिया था। राहुल बेटा, कल मीनू की चौथी सालगिरह है, इस बार उसके लिए तुमने क्या सोचा है? मिसेज रूपेश ने बेटे की तरफ देखते हुए पूछा। वो अभी अभी ऑफिस से घर आया था और उनकी बात पर एक गहरी सांस ली। जो आप कहें मम्मा। वैसे मीनू कहाँ है? वो चश्मा उतारते हुए और माथे पर बल डालते हुए पूछने लगा। अभी वो कोई जवाब देती कि मीनू दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके पीछे पीछे एक लड़की भी मुस्कुराती हुई उसकी ओर बढ़ी। गुड इवनिंग माय पापा जान, मीनू चहकते हुए बोली। गुड इवनिंग माय पापा। वो लड़की भी मुस्कुराते हुए उन्हीं शब्दों को दोहराने लगी कि अचानक उसे अपने शब्दों का एहसास हुआ और वो दांतों तले जबान दबा गई, जबकि मीनू खिलखिलाकर हंसते हुए राहुल की गोद में चढ़कर बैठ गई और उस लड़की को चिढ़ाने लगी। राहुल ने मीनू को गोद में उठाए हुए अपनी माँ मिताली जी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। यशवी है ये, नूतन भाई की बेटी। यशवी बेटा, आप अंदर जाओ और देखो सुनीता ने खाना लगाया या नहीं। उन्होंने यशवी को अंदर भेजते हुए बेटे की ओर रुख किया। 2 महीने पहले एक्सीडेंट में नूतन भाई की मौत हो गई। माँ तो पहले ही चल बसी थी, अब पिता का साया भी उठ गया। यशवी की चाची ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। नूतन भाई के मरने की खबर काफ़ी समय बाद मिली थी तो मैं वहाँ गई। आखिर को नूतन भाई से हमारे कितने करीबी संबंध रहे थे। इतने तो सगे रिश्तों में भी प्यार नहीं होता जितना नूतन भाई और संध्या भाभी के दिलों में हम लोगों के लिए था। बस वो दिल नहीं माना तो मिलने चली गई थी। यशवी का ही ख्याल आया था बेचारी अकेली कैसे रह रही होगी, और जब वहाँ पहुंची तो बेचारी बहुत रो रही थी, इसीलिए उसे यहाँ ले आई। पढ़ने का बहुत शौक है इसे। राहुल, तुम जानते हो 10वीं क्लास यशवी ने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देना। बेचारी अनाथ बच्ची है, पढ़ लिख जाएगी तो भगवान जी भी खुश होंगे कि हमने एक बेसहारा को सहारा दिया। मामा, आप वहीं पैसे भिजवा देती, घर लाने की क्या ज़रूरत थी? जवान लड़की है। और राहुल को उसका यहाँ आना कुछ अजीब सा लगा था। बेटा, बहुत शरीफ बच्ची है। उसके माँ बाप भी बहुत ही अच्छे और साफ दिल के लोग थे और बच्ची भी वैसी ही है। तुम तो मिलते रहे थे ना नूतन अंकल और संध्या आंटी से, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। बस जल्दी से उसके कॉलेज का बंदोबस्त कर दो। मिताली जी तो उसकी तारीफों के पुल बांधती जा रही थीं। पापा, क्या यशवी अब हमारे साथ ही रहेगी? मीनू के सवाल पर राहुल ने उसे घूरा। बेटा, वो आपसे बड़ी है, दीदी बोलते हैं। राहुल ने उसे प्यार से टोका। लेकिन वो तो मेरी दोस्त है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। हम उन्हें अब यहीं रख लेंगे, वो मेरे साथ खेला करेंगी। मीनू बाहें फैलाकर कहती चली गई, जिससे राहुल थोड़ा परेशान हो गया। बेटा, आप स्कूल गए थे आज? अब वो उसका ध्यान बटाने के लिए उसके स्कूल की बातें करने लगा। राहुल चौहान मिताली जी का इकलौता बेटा था। पिता की मौत के बाद पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी उसी के हाथ में आ गई थी और उसने अपने पिता के बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। मिताली जी ने अपनी सहेली की बेटी राशि से राहुल की शादी करवा दी। शुरुआत में ये शादी बहुत अच्छी चली, लेकिन धीरे धीरे राशि का मन राहुल से भरने लगा, क्योंकि राहुल उसे एक रूढ़िवादी मर्द लगता था। उसकी ज़्यादा रोक टोक की वजह से राशि के दिल में राहुल के लिए मोहब्बत ख़त्म हो गई, जबकि शादी करने की जिद भी उसी ने की थी। राहुल को तो उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। उसने सिर्फ माँ के कहने पर राशि से शादी की थी। जिस तरह उसे राहुल के पास आने की जल्दी थी, उसी तरह जल्दी ही राहुल के प्यार का भूत भी उसके सर से उतर गया। वो एक आज़ाद ख्याल लड़की थी। पार्टियों में जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसका पसंदीदा शौक था और ये सब कुछ राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से अक्सर उनके बीच झगड़े भी होते रहते थे। मीनू के जन्म पर भी राशि ने काफ़ी हंगामा किया था। वो अबॉर्शन करवाने लगी थी। बच्चे पैदा करके वो अपना फिगर और अपनी खूबसूरती ख़राब नहीं करना चाहती थी। हर कीमत पर बच्चे से छुटकारा चाहिए था उसको, जिस पर राहुल ने एक बार उस पर हाथ भी उठा दिया। बहुत मुश्किल से उसने राशि को इस काम से रोका और राशि की तरफ से ये शर्त रखी गई कि बच्चे के जन्म के बाद राहुल चौहान उसे तलाक दे देगा। राहुल ने उसकी शर्त मान ली। उसे अपने बच्चे से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं था और फिर मीनू के पैदा होते ही उसे तलाक दे दी। अब राशि अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से और अपनी मर्जी से जी रही थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसकी एक बेटी भी है जिसे उसकी ज़रूरत है। मीनू अपनी दादी मिताली जी की देखरेख में पली बड़ी थी, बिना माँ के, और आज इस घर में एक नए अस्तित्व का आना हुआ। यशवी,
नूतन जी की बेटी, अब ये नया सदस्य उनके जीवन में खुशियां लाएगा या इम्तिहान, ये तो वक्त ही तय करेगा। ये मुंबई के एक बहुत बड़े क्लब का दृश्य था, जहां रात के 11 बजे लड़के लड़कियां ऐश और मौज कर रहे थे और कुछ नशे में धुत इधर उधर झूम रहे थे। उन्हीं में राशि भी मौजूद थी। वो अपनी दोस्तों के साथ वहां एंजॉय करने आई थी और क्लब आना उसकी पसंदीदा हॉबी थी। राशि, मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए। काफ़ी देर हो गई है। उसकी एक दोस्त रिया ने उसे ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक करते देखा तो फौरन टोका। अरे यार, अभी तो आए हैं, अभी तो थोड़ा नशा चढ़ने दो, चले जाएंगे घर। घर ही जाना है और कहाँ जाना है, राशि ने नशे में झूमते हुए कहा। उसी वक्त वहाँ आरव मिश्रा की एंट्री हुई। वो एक खूबसूरत जवान मर्द था जिस पर काफ़ी लड़कियां मरती थीं, लेकिन वो बेहद घमंडी और दिलफेंक इंसान था। जल्दी ही किसी भी लड़की की तरफ ध्यान नहीं देता था। अचानक राशि उठकर उसके पास से गुजरी तो उसका पैर फिसल गया और वो सीधा आरव मिश्रा की गोद में जा गिरी। आरव मिश्रा ने तुरंत उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थाम लिया। एक पल में दोनों की नज़रों का टकराव हुआ और दोनों की धड़कनों ने शोर मचाया। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आरव मिश्रा के मुंह से ये शब्द निकले तो राशि के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। यू आर वेरी हैंडसम। राशि ने भी जवाब में उसकी तारीफ कर दी और उसकी गोद से उठकर वहां से चली गई। अब आरव मिश्रा की नज़रें दूर तक उसका पीछा करती रहीं। फिर वो अपने दोस्त की तरफ मुड़ा। मैं इतने वक्त से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन ये लड़की कभी नहीं देखी। कौन है ये? लगता है अपने मिश्रा साहब का दिल आ गया है लड़की पे, आकाश ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो आरव मिश्रा मुस्कुरा दिया और आकाश उसे राशि के बारे में जानकारी देने लगा। थोड़ी देर बाद राशि वापस आती दिखी। इस बार आरव मिश्रा उसे सिर से पांव तक गहराई से देखने लगा। राशि ने भी उसके देखने को महसूस किया और एक अदा से अपने बाल झटकते हुए उसके पास से गुजरी। आरव मिश्रा उठते हुए उसके पीछे डांस फ्लोर तक गया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ खींच लिया। वो अचानक घबरा गई और दोनों हाथ आरव मिश्रा के कंधों पर रखते हुए गहरी सांसें भरने लगी। उसके एक कंधे से उसकी शर्ट ढलक रही थी। पेट और कमर आधे खुले हुए एक अलग ही नज़ारा पेश कर रहे थे। उसकी स्कर्ट भी उसकी टांगों को पूरी तरह ढक नहीं पा रही थी। हमेशा का हुस्न परस्त आरव मिश्रा उसे इस हाल में देखकर बुरी तरह बहक गया। उसका खूबसूरत जिस्म, उसकी नाजुकता ने आरव की आंखों में नशा भर दिया। आरव मिश्रा डांस करते हुए उसे अलग अलग अंदाज से छूने लगा और साथ ही उसके चेहरे के बदलते हाव भाव को भी गहराई से देखने लगा। नशे की वजह से उसकी आंखें बेहद लाल हो रही थीं, जैसे सामने खड़े शख्स की चाहत नशा बनकर उसकी रगों में उतरती जा रही थी। बेपरवाह होकर राशि ने आगे बढ़ते हुए अचानक आरव मिश्रा के गालों पर अपने होंठ रख दिए। एक झटका सा आरव मिश्रा के पूरे जिस्म में दौड़ गया। अगले ही पल झटके से आरव ने राशि का रुख मोड़ा और अब उसकी कमर के चारों ओर हाथ बांधे वो डांस स्टेप ले रहा था। दूसरी ओर बैठी रिया की सांसें जैसे गले में अटक गईं। उसकी आंखों में मिर्ची सी भर आई। वो आरव से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उसका मंगेतर था, लेकिन आरव को वो सांवली सी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए उसने कभी भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। खूबसूरती उसकी कमजोरी थी और आज वही खूबसूरती उसे राशि के रूप में मिली थी। इससे पहले कि आरव और राशि के बीच नज़दीकियां बढ़ती, रिया फौरन डांस फ्लोर की ओर बढ़ी और राशि का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसकी इस हरकत पर आरव ने उसे घूर कर देखा। राशि, चलो, देर हो रही है। रिया उसका हाथ पकड़े हुए डांस फ्लोर से नीचे उतरी। अगले ही पल राशि ने उससे हाथ छुड़ाया और तभी आरव ने फिर से राशि का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना छलक जाए, गेट आउट। आरव मिश्रा ने रिया को बुरी तरह बेइज्जत कर दिया। आरव प्लीज़, ये होश में नहीं है, प्लीज़ इसे जाने दें, रिया गिड़गिड़ाते हुए बोली। तो मैं जाने दे रहा हूँ, शुक्र मनाओ, कहते हुए आरव राशि को साथ लेकर वहाँ से चला गया। रिया की आंखों में आंसू भर आए। वो वहाँ से भागती हुई बाहर निकल गई। राहुल ने यशवी का एडमिशन एक बहुत ही हाई फाई कॉलेज में करवा दिया और मिताली जी के कहने पर उसके लिए एक कार और एक ड्राइवर भी रखवा दिया, जो उसे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभा रहा था, जबकि मीनू को स्कूल से लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी खुद राहुल ने उठाई थी। अपनी बेटी के मामले में वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। मीनू को घर छोड़कर जब वो वापस अपने ऑफिस जा रहा था, तभी उसे यशवी गाड़ी से उतरते और घर के अंदर जाते हुए दिखाई दी। कॉलेज यूनिफॉर्म में वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची लग रही थी, जबकि उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। सुनिए, वो मुझे। अचानक यशवी ने रुककर राहुल से कुछ कहने की कोशिश की। जी बोलो, राहुल ने जाते जाते रुककर जवाब दिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
यशवी ने सिर झुकाए हुए कहा। हाँ बोलो, राहुल ने घड़ी पर समय देखते हुए जल्दी में कहा। आपका शुक्रिया करना था, आपने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया, यह आपका एहसान है और मैं ये सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और ये शौक़ माँ बाप के चले जाने के बाद पूरे नहीं हो सकते थे, पर आप मेरे मसीहा हैं। थैंक यू सो मच। उसके हर शब्द में इज्जत और सम्मान झलक रहा था। उसकी बातें सुनकर राहुल के दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी उठी कि कुछ दिन पहले वही उसके यहाँ पर आने पर अपनी माँ के सामने ऐतराज़ कर रहा था और आज ही उसका शुक्रिया करने आई है। कोई बात नहीं, जाओ अंदर, राहुल ने सरसरी अंदाज में कहा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि यशवी वहीं खड़े उसे बहुत ध्यान से देखती रही। उसकी आंख खुली तो सिर भारी भारी हो रहा था। धीरे धीरे आंखें खोलकर वो उठकर बैठी। अपना सिर दोनों हाथों पर टिकाए वो अभी नशे में डोल रही थी। खिड़की से आती रोशनी दिल के उजाले का पैगाम दे रही थी। तभी अचानक राशि के दिमाग की बत्ती जली। वो झट से आगे बढ़ी और कमरे का जायजा लेने लगी। शायद ही किसी होटल का कमरा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर मिस्टर कमलेश की लगभग 60 मिस कॉल थीं, जो अलग अलग समय पर की गई थीं। घड़ी देखी तो वो एकदम से घबरा गई। सुबह के 11 बज रहे थे और वो अब तक घर नहीं पहुंची थी। पापा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब क्या करूं? लेकिन मैं यहाँ कैसे आई और किसके साथ थी? कौन मुझे लाया? बहुत से ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगे। उसी पल बाथरूम से एक शख्स बाथरोब पहने बाहर निकला, जिसे देखकर राशि के रोंगटे खड़े हो गए। अगली ही नज़र उसकी अपनी बिखरी हुई हालत पर गई। घुटनों से ऊपर वाइट नाइटी पहने वो उस वक्त अजीब हाल में थी। दिल ही दिल में वो बहुत शर्मिंदा हुई। उसे उठता देख आरव मिश्रा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जाग गई तुम? मुझे तो लगा तुम अब रात को ही उठोगी। आरव ने सिगरेट सुलगाते हुए गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। मैं यहाँ कैसे आई? तुमने क्या किया मेरे साथ? वो पूरी तरह पैनिक हो गई। मैंने तो कुछ नहीं किया। जो किया तुमने खुद किया, और वो भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ। यकीन नहीं आता तो अपने जिस्म पर निशान देख लो। मैं भी अपने शरीर के निशान दिखा देता, लेकिन मैं फ़िलहाल नहा कर आ चुका हूँ। कहते हुए आरव मिश्रा की आवाज़ एकदम मदहोश होने लगी थी। शट अप! राशि गुस्से से चिल्लाई और कमरे में पड़े अपने कपड़ों को खोजती हुई उन्हें लेकर बाथरूम की ओर बढ़ी। आरव के चेहरे पर उस वक्त भी एक गहरी मुस्कान थी। थोड़ी देर में ही वो शावर लेकर तैयार हुई और बाहर आई। अब वो अपना पर्स उठा रही थी। मोबाइल उठाकर आती कॉल देखती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते। यू आर सो हॉट यार, रात के लिए चाहो तो तुम मुझसे अमाउंट डिमांड कर सकती हो। बहुत अच्छा वक्त गुजारा तुम्हारे साथ। वो सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए गहराई में डूबकर बोला। राशि, जो दरवाजे का लॉक खोल रही थी, उसकी बात पर रुक गई और पलट कर उसे गुस्से से घूरा। शट अप यू! आहा मिस राशि, गाली नहीं। वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आया। वैसे तो आरव मिश्रा यूज की गई चीज़ों को हाथ नहीं लगाता, मगर तुम्हारे हुस्न का नशा रात को इतना चढ़ गया कि ये बात भी भूल गया। वो क्या जताना चाहता था राशि अच्छे से समझ गई थी। तुम एक बेहद घटिया और घिनौने इंसान हो। लड़की के नशे में होने का फ़ायदा उठाया है तुमने, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जब लड़की खुद नशा बनकर किसी को अपनी तरफ खींचे तो बेचारा मर्द क्या करे? वैसे बहुत तरसी हुई हालत थी तुम्हारी। पता नहीं कब की तरसी हुई थी जो इस कदर जुनूनियत के साथ मुझसे लिपट। बकवास बंद करो अपनी। वो गुस्से से चीखती हुई वहाँ से बाहर निकल गई, जबकि आरव मिश्रा की हंसी उसके पीछे पीछे दूर तक गूंजती रही। मेरा हाथ छोड़िए, यशवी ने घबराकर ड्राइवर से कहा, जो आज अचानक ही उसे कॉलेज से लेने आया था और आते ही उसका हाथ थाम लिया था। इस ड्राइवर की उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच रही होगी और वो भी मिताली जी की जान पहचान वाला था। लेकिन वो इस तरह यशवी का हाथ पकड़ सकता है, इस बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। क्या मसला है? हाथ ही तो पकड़ा है, इतनी चीख पुकार क्यों मचा रही हो? ड्राइवर सतीश थोड़ा गुस्से में बोला। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो मैं आंटी को बता दूंगी। यशवी अपनी धड़कनों को संभालती हुई कार की पिछली सीट पर जा बैठी, जबकि सतीश मुंह बनाता हुआ ड्राइविंग सीट पर आया। शोर तो ऐसे कर रही हो जैसे तुझे पहले किसी ने नहीं छुआ। एक जवान मर्द के घर में रहती हो और उसने तुझे छोड़ा होगा, सतीश ने तिरस्कार से कहा। सतीश की बात पर यशवी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। बोलने के लिए था ही क्या? अपनों के होते हुए वो गैर लोगों के बीच रह रही थी, तो दुनिया वाले तो बातें बनाते ही वो किस किस का मुंह बंद करती। हाँ भाई, उसके पास पैसा है, क्या हुआ अगर वो एक बेटी का बाप है?
तेरा पूरा खर्चा वही तो उठा रहा है। वो पागल तो नहीं जो उसने तुझे अपने पास रखा है। सब पता है मुझे, तू उसे खुश करती है, बस मेरे सामने मासूम बनने का ड्रामा कर रही है। सतीश की इतनी गिरी हुई बात सुनकर यशवी का दिल किया कि वो इस आदमी के मुंह पर तमाचा मार दे, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसी की गाड़ी में थी, उसी के रहमो करम पर थी। बस वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि वो जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। जैसे ही गाड़ी घर में दाखिल हुई, सतीश ने दोबारा से उसका हाथ थाम लिया। यशवी ने डरी हुई नज़रों से सतीश की आंखों में देखा। सतीश की आंखों में इस वक्त धमकी के रंग चमक रहे थे। खबरदार, अगर किसी को ये बात बताई तो, वरना ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सतीश ने उसे धमकी दी तो वो डरकर गाड़ी से उतरती हुई अंदर भाग गई। उम्मीद है किसी को कुछ नहीं कहेगी। सतीश अब थोड़ा परेशान हो रहा था। यशवी अंदर आते ही बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। जिस डर से वो अपने चाचा के घर से भागी थी, वही डर अब यहाँ भी नाग बनकर उसे डसने को तैयार था। वो सिसक रही थी, माँ बाप क्यों मर जाते हैं, अपनी जवान बेटियों को इस जालिम दुनिया में छोड़कर। वो किसके सहारे छोड़कर खुद हमेशा के लिए सो जाते हैं। वो बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उसकी आहें सुनने वाला कोई नहीं था। राहुल इन दिनों एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, जिस वजह से मीनू को स्कूल से लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी उसने सतीश पर ही डाल दी थी। यशवी को सतीश पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कॉलेज से जल्दी छुट्टी लेना शुरू कर दिया और सतीश और मीनू के साथ ही घर वापस आती थी। इस सब के दौरान उस ड्राइवर ने दोबारा कोई गलत हरकत नहीं की, जिससे वो थोड़ी संतुष्ट हो गई थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था ये खामोशी तूफान से पहले की है और वो ड्राइवर किसी मौके की ताक में बैठा है। राशि अपने कमरे में बैठी सिगरेट के कश भर रही थी। उसने रात को घर न आने पर कमलेश साहब ने उससे सवाल जवाब किए और उसके बाद उसका शाम के समय घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। और राशि जानती थी वो गलती पर है, इसलिए चुपचाप अपने बाप की बात उसने मान ली थी। लेकिन अब वो घर पर रहते रहते बोर हो चुकी थी। रात के वक्त जब तक वो क्लब न जाए उसे सुकून नहीं आता था। और आरव मिश्रा से तो उसकी दोबारा मुलाकात भी नहीं हुई थी और वो चाहती भी नहीं थी कि दोबारा उससे मिले, जबकि आरव मिश्रा क्लब में उसी की खातिर हर रोज आता, लेकिन हर दिन मायूस होकर वापस लौट जाता कि एक शाम फिर से वो क्लब में दिखाई दी। वही रंग रूप, वही दमकती चमकती सुनहरी रंगत। आरव मिश्रा ने बेकरार होकर अपने दिल पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया, जैसे उसके दिल को सुकून मिला था। बेशक वो खूबसूरती की बेहतरीन मिसाल थी। उसे पता था 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसकी खूबसूरती में जरा सा भी फर्क नहीं आया था और आरव मिश्रा ये बात पूरे यकीन से कह सकता था। कैसी हैं मिस राशि? वो उसके पास बैठते हुए पूछने लगा। राशि ने चेहरा फेरते हुए उसे एक घूरती नज़र से देखा और फिर वापस अपनी ड्रिंक की तरफ ध्यान दिया। लगता है नाराज है मुझसे। आरव मिश्रा ने बातों का सिलसिला जोड़ने की कोशिश की। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं कि नाराजगी या मान मनुहार हो, और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो अपनी ड्रिंक का गिलास उठाते हुए वहाँ से उठ गई। रिश्ता तो बहुत गहरा बन गया है आपसे। उसकी आवाज़ कानों से टकराई तो राशि ने गुस्से से गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर देखा, जो उसे सिर से पांव तक यूं देख रहा था जैसे उसकी आंखों में एक्सरे मशीन हो। राशि धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आई। अपनी जबान और अपनी नज़रों पर काबू रखो मिस्टर आरव मिश्रा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे गुस्से से भरी धमकी देती हुई वहां से चली गई, जबकि आरव मिश्रा आज इतने दिनों बाद उसकी एक झलक देखकर जैसे अंदर तक सुकून में डूब चुका था। कुछ तो खास बात थी इस लड़की में जो आरव मिश्रा के दिल को छू गई थी। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि अचानक यशवी की नींद खुल गई। जब से राहुल चौहान घर नहीं था, तब से वो मीनू के ही कमरे में सो रही थी। अभी उसे सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे लगा जैसे खिड़की पर किसी ने दस्तक दी हो। वो घबराकर उठ बैठी। फिर उसने इसे अपना वहम समझते हुए मीनू पर कंबल ठीक करते हुए दोबारा सोने की कोशिश की कि दस्तक एक बार फिर से हुई और इस बार आवाज़ और ज़्यादा तेज थी। यशवी बुरी तरह डर गई। खिड़की खुली हुई थी और ऐसे में जो भी बाहर था वो अंदर आ सकता था। यशवी ने फौरन उठकर खिड़की बंद करने की कोशिश की कि इतने में सतीश छलांग लगाता हुआ खिड़की से अंदर आ गया। इससे पहले यशवी चीखती चिल्लाती सतीश ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीखों को दबा दिया। खबरदार अगर आवाज़ निकाली तो, वरना जो सामने बच्ची सो रही है ना, वो अपनी जान। सतीश ने उसे सख्त धमकी दी, जिस पर यशवी बिल्कुल खामोश हो गई। उसने यशवी के मुंह से हाथ उठाया तो वो सिसक पड़ी।
क्यों क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। यशवी ने हिम्मत करते हुए उसे धक्का देने की कोशिश की। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। प्यारी प्यारी सी मेरी बुलबुल, थोड़ा सा खुश कर दे फिर चला जाऊंगा। वो उसके दोनों बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाने लगा और यशवी बुरी तरह रो पड़ी। यशवी के रोने से सतीश बुरी तरह गुस्सा हुआ था। उसे यह भी डर था कि यशवी के रोने की आवाज़ सुनकर कहीं कोई कमरे में न आ जाए। चुप कर, रोना बंद कर, वरना बुरा हाल कर दूंगा। प्लीज छोड़ो मुझे, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली। ए लड़की सुन, अगर तूने मुझे खुश नहीं किया तो जो बच्ची सामने लेटी है मैं उससे अपना दिल अब तेरे ऊपर है, खुद को पेश करेगी या फिर उसे? खबरदार खबरदार, जो मीनू को गंदी नज़र से देखा भी तेरी सांसें तेरे ऊपर हराम कर दूंगी। यशवी ने उसके मुंह पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके हाथों को जोर से थाम लिया। ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ, मीनू को कुछ नहीं कहता। चल अब जल्दी कर, मेरे पास वक्त नहीं है। वो उसे सोफे पर धकेलता हुआ अपनी शर्ट, और यशवी का दिल जैसे पिंजरे में कैद परिंदे की तरह तड़पने लगा। वो उसकी दोनों कलाइयों को जोर से पकड़े उस पर झुका ही था कि यशवी के मुंह से अचानक एक चीख निकल गई। यशवी के चीखने पर सतीश को गुस्सा आया और उसने खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका गाल जलने लगा। चीखें ऐसे मार रही है जैसे पहली बार कोई मर्द। चल अब चुपचाप मेरी सारी बातें मानती चली जा। वो पूरी तरह उस पर झुकता उसका, और यशवी बुरी तरह रो रही थी। उसके वजूद को वो भूखे भेड़िए की तरह देखता हुआ उस पर झुकने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया। राहुल का आज प्रोजेक्ट का आखिरी दिन था। जैसे ही काम खत्म हुआ वो उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो अपनी माँ मिताली जी से बात करता रहा। सोने से पहले मीनू ने भी अपने पापा से बात की थी और उसे नहीं पता था आज उसके पापा वापस आ रहे हैं और वो मीनू को सरप्राइज देने वाले हैं। रात के करीब 12 बजे वो घर में दाखिल हुआ। वो मीनू के कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसकी नींद का ख्याल करके वो उसके दरवाजे तक जाता, फिर वापस लौट गया, ये सोच कर कि वो सुबह अपनी बेटी से मिलेगा। अभी वो सो रही है तो उसे सोने देता हूँ। यही सोचकर राहुल मीनू के कमरे के बाहर से ही लौट गया, लेकिन अगले ही पल एक लड़की की चीख ने उसके कदम रोक दिए। वो बुरी तरह कांप उठा। वो दिल दहला देने वाली चीख सुनते ही फौरन वापस पलटा और मीनू के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और साथ ही लाइट भी ऑन कर गया। सामने का मंजर देखते ही राहुल की आंखों में खून की लपटें उठने लगीं। यशवी बुरी तरह रो रही थी और मदद की उम्मीद भरी निगाहों से राहुल की ओर देख रही थी। राहुल ने बिना देर किए आगे बढ़कर सतीश के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो दूर जाकर गिरा। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की, इसी ने मुझे बुलाया था अंदर। सतीश ने घबराकर यशवी की तरफ इशारा करते हुए सारा इल्जाम उसी पर डालने की कोशिश की, लेकिन यशवी की हालत देखकर राहुल को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि गुनहगार कौन है। राहुल ने अपनी जैकेट उतारकर तुरंत यशवी पर डाल दी, जिसको उसका वजूद ढक गया, और अगले ही पल उसने सतीश को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी। मिताली जी भी अपने कमरे से शोर सुनकर बाहर आ गई। शोर शराबे की आवाज़ से मीनू भी डरकर उठ बैठी और रोने लगी। मिताली जी फौरन आगे बढ़ी और मीनू को अपनी गोद में ले लिया। अब तक उनकी नज़र यशवी पर नहीं पड़ी थी। राहुल सतीश को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे हॉल तक ले गया। उसने गार्ड्स को गुस्से से आवाज़ दी। 2 मिनट के अंदर सारे गार्ड्स वहां पहुंच गए। इस आदमी को अभी के अभी पुलिस के हवाले करो। सर, ये तो बेहोश हो गया है, एक गार्ड ने आगे बढ़कर सतीश को चेक करने के बाद कहा। बेहोश हो गया है या फिर मर गया है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे ये आदमी फ़ौरन से फ़ौरन सलाखों के पीछे चाहिए, राहुल ने गुस्से से बिना कोई रहम किए कहा। गार्ड ने सतीश को अपने कंधे पर डाला और बाहर की ओर बढ़ गया। राहुल अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए गहरे सांस लेने लगा। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसके घर में एक औरत की इज्जत भी सेफ नहीं थी। उसका जी चाहा इस पूरे घर को आग लगा दे। कैसे वो इस कमरे तक पहुंच गया? राहुल का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो वापस अंदर की तरफ गया जहां मिताली जी ने मीनू को सीने से लगाया हुआ था और दूसरी तरफ यशवी के पास बैठी उसको तरस भरी नज़रों से देख रही थी। उन्हें सारा मामला समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इससे पहले वो यशवी को कोई तसल्ली देती, राहुल तेजी से गुस्से में वापस अंदर आया और यशवी की कलाई पकड़कर उसे मीनू के कमरे से बाहर ले गया। यशवी उसके साथ घसीटती हुई चली जा रही थी। राहुल उसे उसी के कमरे में लाकर जोर से बिस्तर पर पटक देता है।
यशवी घबराकर उसकी तरफ सहमी हुई नजरों से देखती है। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आदमी के साथ? ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? यशवी ने डरते हुए उसकी ओर देखा। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर उसे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेटी के कमरे तक पहुंच गया? तुम ही उसे वहां तक लेकर गई थी ना? राहुल गुस्से से उस पर झुका हुआ था और यशवी की सांसें जैसे रुकने लगी थी। राहुल बेटा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए यशवी को। अचानक मिताली जी कमरे में दाखिल होकर बीच में आई और राहुल से यशवी को छुड़ाया। ममा, आप जानती हैं कि वो आदमी मेरी बेटी के कमरे तक कैसे पहुंच गया? और वो भी सिर्फ इसकी वजह से। राहुल गुस्से से दहाड़ा। इसमें यशवी का कोई कसूर नहीं है। तुम उसकी हालत तो देखो। अगर वो ऐसा कुछ करना चाहती तो यहाँ कभी ना आती। मिताली जी ने राहुल को पीछे करते हुए आगे बढ़कर यशवी को अपने सीने से लगा लिया और यशवी रोती हुई उनसे लिपटकर और भी फूट फूट कर रोने लगी। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आया था। मैंने उसे नहीं बुलाया था। वो झूठ बोल रहा था कि मैंने उसे बुलाया था। यशवी की सफाई पर राहुल फिर से गुस्से से चिल्लाया तो यशवी सहमकर फिर से मिताली जी से लग गई। तो मामा को नहीं बता सकती थी? इतनी जल्दी अपना आप उसके सामने पेश कर दिया। अपनी मदद के लिए किसी को बुला नहीं सकती थी? राहुल की बातों पर यशवी की आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। आंटी, उसने मुझे धमकी दी थी। अगर मैंने किसी को बताया और चीखी चिल्लाई तो वो मीनू को। यशवी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, लेकिन राहुल उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ गया था और गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। मिताली जी ने दुख भरी निगाहों से अपने बेटे की ओर देखा, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। राशि गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक उसे मिचली सी आने लगी। वो तुरंत उठकर बाथरूम की तरफ भागी। उल्टी करते करते उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वो मुश्किल से खुद को घसीटती हुई कमरे की ओर बढ़ी। बिस्तर पर बैठते ही उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। ये पहली बार नहीं था जब वो ऐसा महसूस कर रही थी। इससे पहले भी वो इस दौर से गुजर चुकी थी और आज ये सब कुछ सोचते हुए उसके दिल को कुछ हुआ। उसने घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 12 बज चुके थे। रातों को जागना और दिन में सोना उसकी आदत बन गई थी। तैयार होकर वो तुरंत घर से निकली और अस्पताल का रुख किया। वहां अपनी दोस्त को सब कुछ बताया और चेकअप करवाया। जिस बात का डर था वही हुआ। वो प्रेग्नेंट थी। उसने अपना सिर हाथों में थाम लिया और गहरी सोच में डूब गई। यकीनन उस घटिया आरव मिश्रा का किया धरा था, जिसने नशे की हालत में उसका फायदा उठाया। उसे बार बार आरव से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने खुद को नशे में इतना डुबो दिया था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये तुम क्या कह रही हो राशि? ये पाप है, उसके दोस्त ने कहा जब राशि ने अबॉर्शन की बात की, लेकिन उसने मना कर दिया। प्लीज नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मेरी हालत समझने की कोशिश करो। देखो, राशि अपनी बात नेहा को समझा नहीं पा रही थी और नेहा किसी भी हाल में ये पाप करना नहीं चाहती थी। ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था राशि। मैं किसी बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही। नहीं राशि, प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती। ये इंसानियत पर बहुत बड़ा दाग है राशि। सॉरी, चाहे तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं ये गलत काम नहीं कर सकती। ठीक है, तुम मत करो। पैसे लेकर कोई भी कर देगा, समझी तुम? कहने के साथ ही वो उठकर खड़ी हुई थी और बाहर की तरफ बढ़ी। तभी नेहा ने उसे एक एडवाइस दी। तो उस बच्चे के बाप से शादी क्यों नहीं कर लेती? यकीनन वही एक है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम पागल हो? इसी बच्चे की वजह से मैंने पहले भी तलाक ली थी और अब मैं फिर से शादी कर लूं? मुझे इस बच्चे से छुटकारा चाहिए। तुम अपनी इंसानियत का लेक्चर देती रहो, मैं जा रही हूँ, राशि बेरुखी से कहती हुई डॉक्टर नेहा के कमरे से बाहर निकल गई। उसी वक्त अचानक उसका टकराव संयोग से या दुर्घटनावश ही सही आरव मिश्रा से हो गया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में फिर से तूफान आ गया है। दिल करता है इस दुनिया से तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा दूं। वो गुस्से से आगे बढ़ी, लेकिन मिस्टर आरव झटके से पीछे हट गया। क्या हो गया है? आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रही हो। क्या ख्याल है एक रूम बुक करवा लूं? आंख मारते हुए उसने धीरे से कहा, जिससे राशि और भी भड़क उठी। जो बीज पहले बोया है ना, उसे तो काट लूं, उसके बाद तुमसे मिलती हूँ और अच्छे से तुमसे हिसाब किताब भी करती हूँ। राशि की बात पर वो उलझ गया, जबकि वो सीधे अस्पताल से बाहर निकल चुकी थी। तभी उसकी नज़र वहीं गई जहाँ से वो निकली थी। वो गायनी वार्ड था, मतलब राशि प्रेग्नेंट है। आरव को जैसे करंट लगा। तभी डॉक्टर नेहा बाहर आती हुई दिखी। कैसे हैं मिस्टर आरव मिश्रा? और अब आपकी बहन की तबीयत कैसी है? नेहा आरव मिश्रा को जानती थी। वो अक्सर अपनी बहन को लेकर वहीं आते थे।
जिसके पति की कुछ वक्त पहले मौत हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी यानी आरव मिश्रा की बहन प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो उसे डॉक्टर नेहा के पास चेकअप के लिए लाता था। जी भगवान की कृपा है वो ठीक है। ये राशि यहाँ क्या कर रही थी? आप जानते हैं राशि को? नेहा को हैरानी हुई। दोस्त है, आरव ने धीरे से कहा। अगर आप उसके दोस्त हैं तो प्लीज उसे समझाइए, लेकिन छोड़िए, उसने मेरी नहीं सुनी तो आपकी क्या सुनेगी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं मिस्टर आरव, कुछ हादसे हमारी जिंदगी में हमें बहुत ज़्यादा सबक सिखा जाते हैं, लेकिन एक राशि है जो अपने साथ हुए हादसे से कोई सबक नहीं सीखती। लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी? आई थिंक शी इज़। वो जानना चाहता था। डॉक्टर नेहा बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब आरव का जिज्ञासा और भी बढ़ गया था। यस यू आर राइट, शी इज़ प्रेग्नेंट। और अफसोस वो ये बच्चा रखना नहीं चाहती। डॉक्टर नेहा ने राशि के बारे में आरव को सब बता दिया, और ये सुनते ही वो जैसे जमीन पर गिर पड़ा था। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? मैं इस छोटी सी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? आपने मेरी और उसकी उम्र में फ़र्क देखा है? बेटा, उम्र के फ़र्क में कुछ नहीं रखा। भगवान की कृपा है कि उसके साथ कोई बुरा हादसा नहीं हुआ, और मेरी यही ख्वाहिश है कि यश भी इसी घर में रहे। जिस तरह उस दिन उसने मीनू के लिए जो कुछ किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और लड़की मीनू को माँ जैसा प्यार दे सकती है। मम्मा, वो बहुत छोटी है, आप समझ क्यों नहीं रही? शायद वो मुझसे 12 साल छोटी है, और आप चाहती हैं कि मैं उसे अपनी बीवी बना लूँ? इम्पॉसिबल मम्मा, ये नहीं हो सकता। प्लीज़ ये बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें, और ये बात यशवी के दिमाग में भी मत डालिएगा। इतनी कम उम्र में शादी नहीं हो सकती, अभी वो 18 की भी नहीं हुई। बेटा, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश है। अगर हो सके तो इस बारे में ज़रूर सोचो। अगर यशवी को हमारा नाम मिल गया तो कोई भी उसकी तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा। सोचो इस बारे में। वो उसके कंधे पर हाथ रखती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसी वक्त मीनू स्कूल से लौटते ही सीधा उससे आकर लिपट गई। बेटी को देखते ही राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। पापा, यशवी दीदी को क्या हुआ है? उसके अचानक सवाल पर राहुल के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? क्या हुआ है? वो बहुत रोती हैं, हर वक्त रोती हैं। अब तो हंसती भी नहीं, और ना ही मेरे साथ खेलती हैं। प्लीज़ आप उन्हें कहिए कि ज़्यादा न रोया करें। मुझे उनकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो हंसती हुई अच्छी लगती हैं, है ना पापा? वो बताते हुए उससे पुष्टि भी चाह रही थी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो मीनू को चुप करने की खातिर धीरे से बोला। पापा, आप यशवी दीदी से बात करेंगे ना? उन्हें कहिएगा कि वो मेरे साथ खेलें। जब वो मेरे साथ खेलती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, मैं बात करूँगा। अब तुम जाओ, कपड़े बदलो और खाना खाने जाओ। पापा वेटिंग फॉर यू। वो अपने पापा के गाल पर किस करती अपने कमरे की ओर चली गई, जबकि राहुल गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ गई, जिससे राशि को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। राशि गुस्से से गाड़ी से बाहर निकली तो सामने से आरव मिश्रा अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी ओर बढ़ रहा था। ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? राशि ने गुस्से से उसे घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा, और वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। आर यू प्रेग्नेंट? उसकी बात पर राशि ने अपने होंठ भींच लिए। बता दिया तुम्हें डॉक्टर नेहा ने, उसके पेट में भी कोई बात नहीं टिकती। राशि गुस्से से बोली। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है राशि, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। ओ हेलो, अपने काम से काम रखो। मेरी लाइफ में दखल देने की कोशिश भी की ना तो अच्छा नहीं होगा, और हटाओ अपनी गाड़ी मेरे रास्ते से। वो गुस्से में बोलती हुई पलटी ही थी कि आरव मिश्रा ने उसकी कलाई गुस्से में पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? वो गहरी सांस भरता है और फिर आगे बोलता है। देखो राशि, मैं नहीं जानता कि मुझसे पहले तुम कितनों के साथ। अपनी जबान को लगाम दो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। और रही बात इस बच्चे की, तो मैं जानूं और ये बच्चा, तुम इसके बाप नहीं बनोगे। वो बेहद बदतमीजी से बोली, क्योंकि जो बात आरव करने वाला था वो राशि समझ चुकी थी। आरव मिश्रा ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली। और हाँ, वो पलटी। अगर मैं इतनी ही बुरी और कैरेक्टर से गिरी हुई होती तो 4 साल हो गए हैं मेरे तलाक को, अब तक ढेरों नाजायज बच्चे पैदा कर चुकी होती। बकवास बंद करो अपनी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे बस ये जानना है, क्या ये बच्चा मेरा है? आरव को अपनी आवाज़ खुद भी किसी गहरी खाई से आती सी सुनाई दी थी। ये बच्चा चाहे जिसका भी हो, लेकिन बहुत जल्द मैं इससे छुटकारा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी राशि, वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। वो गुस्से से दबे दबे स्वर में चिल्लाया। चलो मेरे साथ। वो जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी की ओर ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। लेकिन आरव मिश्रा ने एक ना सुनी।
उसे राशि से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। वो इस बच्चे को इस दुनिया में आने देना नहीं चाहती थी। वो ये बात अच्छे से समझ चुका था। वो बच्चा उसी का था और उस बच्चे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आखिरकार भगवान ने उस मासूम की भी सुन ली और राहुल ने मिताली जी के समझाने पर यशवी से शादी कर ली। उसे कुछ अफवाह भरी बातें भी सुनने को मिली थी। वो पहले ही यशवी का नाम अपने नाम से जुड़ता सुन चुका था और इसी एक डर की वजह से उसने अपनी माँ को मना किया था कि किसी अजनबी लड़की को घर मत लाओ। लेकिन शायद उसके नसीब में भगवान ने यही लिखा था कि वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। इस शादी में यशवी के चाचा और चाची भी आए थे, लेकिन उन्हें कोई खास अहमियत नहीं दी गई थी, तो वो थोड़ी देर बाद ही वापस लौट गए थे। यशवी घबराई घबराई सी, सहमी हुई सी सफ़ेद और गुलाबी फ्रॉक में नन्ही सी परी की तरह तैयार हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मीनू ने भी बिल्कुल वैसी ही ड्रेसिंग की हुई थी। अब मैं आपको यशवी मम्मा कहूँगी, वो उसका दुपट्टा छेड़ते हुए बोली। जी मेरी जान, आप जो मर्जी कहें, सर आँखों पर। उसने मीनू को अपनी गोद में लिया और ढेरों उसके गालों पर किस करने लगी। मीनू खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी पल राहुल कमरे में दाखिल हुआ। उसे बिस्तर पर बैठा खिलखिलाता देख एक सुकून की लहर उसके पूरे वजूद में उतरने लगी। पापा, आपको पता है यशवी अब मेरी मम्मा है। वो उसके कान में खुशी से धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोल रही थी। अरे बेटा, आप अभी तक सोई नहीं? चलो शाबाश, आओ दादू के पास आओ। मिताली जी उसे बहाने से लेकर कमरे से बाहर निकल गई। राहुल ने एक नज़र उस कमसिन दुल्हन पर डाली जो इस वक्त दुल्हन के रूप में सजी हुई अपनी सजी धजी सेज पर बैठी थी। हाँ यार, पैसा हो तो कोई भी उम्र नहीं देखता। एक क्या, दो क्या, जितनी चाहो शादियाँ कर लो। और कम उम्र की लड़कियाँ तो अमीर लोगों की नज़रों में फ़ौरन आ जाती हैं। आज की कही हुई कुछ बातें याद करके राहुल के होंठ गुस्से से कस गए। उसे न जाने क्यों लग रहा था कि बात उसके किरदार तक पहुंच चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा था। दरवाजा लॉक करके वो कबर्ड की तरफ बढ़ा। यशवी ने सहमी हुई निगाहों से उसकी पीठ की ओर देखा। वो अपना ड्रेस लेकर चुपचाप बाथरूम की ओर चला गया। यशवी ने अपनी रुकी हुई सांसों को सामान्य किया। पता नहीं क्यों मुझे इनसे इतना डर लगने लगा है, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। पर उस दिन जो गुस्सा किया था, तौबा। याद करके बेड के किनारों से टिकते हुए वो सोचती जा रही थी। राहुल के बारे में सोचते हुए न जाने क्यों उसकी एक धड़कन मिस हो गई। चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर बाहर आया। तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? उठो और चेंज करो, पूरा बिस्तर बिखरा हुआ है, राहुल ने बेहद संजीदगी से कहा। यशवी झट से सीधी होकर बैठ गई। बिस्तर खाली करो यशवी, वो दांत पीसते हुए बोला। यशवी चुपचाप बिस्तर से उतर गई। राहुल आगे बढ़कर गुलाब की पंखुड़ियाँ हटाकर तकिए पर सिर रखकर लेट गया। अपमान की भावना से यशवी का चेहरा लाल हो गया, पर खुद पर काबू रखते हुए वो ड्रेसिंग रूम में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। सिंपल सादा सा सूट पहनकर वो बाहर आई तो कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था। यशवी धीरे धीरे चलती हुई कंफ्यूज सी बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर वहां से तकिया उठाने लगी ताकि सोफे पर जाकर सो सके। कहाँ जा रही हो? राहुल को उसका यूं बिस्तर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। जी वो मैं सोफे पर, वो धीरे से हकलाते हुए बोली। बिस्तर है, आओ वापस और यहीं लेटो, हुक्म सुनाया गया। तो वो धड़कते दिल के साथ वापस पलटी, तकिया धीरे से वापस रखा और बिस्तर के एक कोने में दुबक गई। घबराहट इतनी थी कि बार बार राहुल की ओर ही देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो राहुल के साथ एक ही बिस्तर पर लेटी हुई है। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। 17 साल की जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने उसके दिल को छुआ था। वो न सिर्फ उम्र में उससे कहीं बड़ा था, बल्कि एक बच्ची का बाप भी था। लेकिन यशवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो राहुल को दिल की गद्दी पर बिठा चुकी थी। वो उसकी तरफ करवट लेकर हल्की रोशनी में उसके चेहरे के नक्शों को निहारने लगी। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा था राहुल। न जाने क्यों अचानक ही यशवी को उस पर ढेरों प्यार आने लगा। जी चाहा आगे बढ़कर राहुल के चेहरे को छूकर महसूस करे, लेकिन वो ऐसा कर न सकी। बस यूं ही चुपके चुपके उसके चेहरे को निहारती रही। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए राहुल ने झट से अपनी आंखें खोल दी। अपनी चोरी पकड़े जाने पर यशवी का दिल जोर से धड़कने लगा। सो जाओ यशवी, ऐसे मत देखो, वरना अगर जज्बात जाग गए तो तुम्हारी कमसिनी का भी लिहाज नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपनी उम्र से दुगने मर्द की शिद्दतों को सह सको, वो गहरी आवाज़ में खुद को काबू में रखते हुए बोला। उसकी बात का मतलब समझकर यशवी का दिल जैसे पसलियों से टकराकर बाहर आने को बेताब हो उठा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी समा गई। यशवी ने उसे करवट बदलकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो जानता था इस लड़की के साथ
शादी की पहली रात एक ही बिस्तर पर सोना बहुत मुश्किल है, वो भी तब जब ये लड़की दिल से उसे अपनाने को तैयार है। राहुल की बातों पर यशवी ने मुंह मोड़ लिया था और अब छत को घूरने लगी थी। इन्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर इतना भी स्टेमिना नहीं कि मैं अपने पति की शिद्दतों को सह सकूं? न जाने कौन सा स्केल है इनके पास जिससे इन्होंने मेरे पास आए बिना ही मेरी हिम्मत नाप ली। वो सोचते सोचते उदास हो गई थी। कुछ ही देर में राहुल के हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ पर यशवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वो अपनी सुहागरात पर कैसे मेरे हुस्न की परवाह किए बिना यूं चैन से सो सकता है? यशवी की आंखें आंसुओं से भरने लगीं। वो करवट बदल कर सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी आरब मिश्रा। वो किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह उस पर झपटी थी, जिसने उसे अपनी हवेली लाकर सीधे अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर फेंक दिया था। वो फ़ोन पर अपने दोस्तों को पंडित जी का इंतजाम करने के लिए कहने लगा। उसे उसी वक्त राशि से शादी करनी थी। क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा आरब मिश्रा। मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, कैद में रहना नहीं सीखा मैंने। तुम्हें ये बच्चा चाहिए ना, मैं इसे जन्म दे दूंगी, लेकिन तुमसे शादी करके तुम्हारी कैद में कभी नहीं रहूंगी, समझे तुम? वो न जाने किस गुरूर में ये सब कह रही थी। आरब मिश्रा गुस्से से उसकी ओर बढ़ा, उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झकझोर दिया। मेरी बात कान खोलकर सुनो। मैं अपने बच्चे पर नाजायज होने का दाग नहीं लगने देना चाहता, इसीलिए चुपचाप शादी करो और जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता यहीं रहो। उसके बाद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वो ठंडी और रूखी आवाज़ में गुर्राता हुआ बोला। राशि ने अपने नाजुक नरम होठों को दांतों से काट लिया। वो जब भी बेचैनी में होती उसका यही हाल होता था। आरब का मन किया वो खुद उसके होठों पर जुल्म कर दे, लेकिन फिलहाल वो चुप रह गया। बाहर निकलते उसने राशि के डैड मिस्टर कमलेश से भी संपर्क कर लिया। फ़ोन पर सब कुछ बताकर उन्हें अपने घर बुला लिया। कुछ ही देर में कमलेश साहब की मौजूदगी में उन दोनों की शादी हो गई। जिस चीज़ से बचने के लिए राशि ने राहुल से तलाक ली थी, आज फिर वही उसकी ज़िंदगी में आ खड़ी हुई थी। आरब मिश्रा, मेरी बेटी एक जिद्दी और बेकाबू घोड़ी है। उम्मीद करता हूँ तुम इसे लगाम डाल पाओगे। कमलेश साहब ने तीखी नज़र से राशि को घूरते हुए कहा। तो राशि का मुंह बन गया। सबके जाने के बाद वो उसके पास कमरे में आया जहाँ वो ज्वालामुखी बनी खड़ी थी और सीधे उसके गिरेबान तक पहुँच गई। मुझसे शादी करके खुद को कोई बहुत बड़ा सूरमा मत समझना। मुझे वो राहुल चौहान काबू नहीं कर सका, तो तुम क्या चीज़ हो? वो झटके से उसका कॉलर छोड़कर पलट गई, लेकिन आरब ने उसे वापस अपनी ओर खींचा और उसके होंठों पर झुककर उसकी सांसों को कैद कर लिया। वो मछली की तरह तड़पी पर उसे कोई रास्ता न मिला। उसके हर बात का जवाब आरब उसके नाजुक होठों पर जुल्म करके दे रहा था। उसे यूं ही लिए वो उसे बिस्तर पर लेकर आया था, लेकिन बिस्तर पर गिरने से पहले उसने राशि की कमर को थाम लिया था ताकि उसके पेट पर कोई चोट न लगे। मगर उसके होंठों को लाल करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गहरी सांस लेते हुए जब वो थोड़ा पीछे हटा तो उसके सामने वही बदतमीज लड़की खड़ी थी। वो और था, मैं आरब हूँ। उसने तो तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ दिया, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इन 9 महीनों में मैं तुम्हें अपना इस कदर आदी बना लूँगा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकोगी। वो उसके ऊपर झुका, दोनों हाथों से उसे घेरते हुए गुर्राया। इस गलतफहमी से बाहर निकलो आरब। राशि नाम की चिड़िया को काबू में करना इतना आसान नहीं। वो उसे फिर से चुनौती देती हुई बोली। जवाब में आरब ने 1 मिनट में उसकी शर्ट और फिर बिना उसे सोचे समझने का मौका दिए उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए और वो सिसक उठी। आज रात मेरी बाहों से निकल कर दिखाओ तो मान जाऊंगा तुम्हारी बात। उसका घमंड और गुस्सा देखकर आरब को भी गुस्सा आया था और अपने गुस्से का इजहार उसने राशि के कंधे पर अपने दांतों से दर्द देकर जाहिर कर दिया। वो तड़प उठी। दूर हटो वहशी इंसान। इतनी सख्ती से तो राहुल ने भी उसे कभी नहीं छुआ था, बल्कि जब वो राहुल को मना करती तो वो कभी उसके पास नहीं आता था। कितने कितने दिन तक वो खुद को राहुल से दूर रखती रही। 1 साल में बहुत ही कम उसने राहुल को उसका हक दिया था, लेकिन आरब तो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसे सांस लेने की मोहलत भी नहीं दे रहा था। अपनी शिद्दतों को उस पर लाते हुए उसने कुछ ही पल में उसे बेबस कर दिया था। क्या हुआ? बस इतना ही दम था? उस पर अपनी शिद्दतें ढालने के बावजूद आरब ने उसके पेट पर जरा सा भी बोझ नहीं डाला था। राशि की खामोशी पर वो हल्के से मुस्कुराया और इस बार बहुत मोहब्बत से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। पहली बार जब वो उसके करीब आया था वो होश में नहीं थी, लेकिन आज वो पूरी तरह होश में थी और आरब के जज्बातों में आग लगा चुकी थी। वो जो एकदम यूनिक और अकेला था, अपनी ज़िंदगी के लिए एक ऐसी जीवन साथी को चुन बैठा था जो तलाकशुदा थी। उस लड़की को वो अपना जुनून बनाने लगा
और उसी जुनून ने उसे बहुत तकलीफ़ों से रूबरू कराना था। सुबह जब आँख खुली तो वो राहुल के सीने पर सर रखे सो रही थी। पता नहीं सोते सोते वो कब राहुल के करीब पहुंच चुकी थी और अपना सर उसके सीने पर भी रख दिया था। राहुल ने आंखें मलते हुए उसका सिर धीरे धीरे तकिए पर रखना चाहा तो वो और ज़्यादा उसे चिपकने लगी। अचानक ही उसकी नज़र उसके चेहरे पर जा टिकी, जहां आंसुओं के धुंधले धुंधले निशान थे। शायद वो सारी रात रोती रही थी। उसके आंसू देखकर राहुल को अपने दिल में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। वो उसके सीने से लगी हुई अपने नारी सौंदर्य से उसके भीतर एक चाह जगा रही थी। यशवी का नरम एहसास राहुल के अंदर एक अजीब सा सुरूर भरने लगा था। अचानक ही वो अपनी उंगलियों के पोरों से उसके चेहरे को छूने लगा। वो जरा सा कुनमुनाई थी लेकिन फिर से सो गई। राहुल ने गहरी सांस ली और चुप रह गया। एक तरफ थी राशि, जिसके साथ वो 1 साल तक रहा, लेकिन उसके करीब बहुत कम गया, क्योंकि राशि चाहती ही नहीं थी वो उसके करीब आए। कितनी बार तो वो अपने जज्बातों को दबाकर यूं ही दिल मसोस कर सो जाया करता था और फिर धीरे धीरे खुद ही राशि की तरफ से उसका दिल हटने लगा। लेकिन इस लड़की को देखकर राहुल का दिल उसकी ओर खींचने लगा था, क्योंकि इस लड़की की बॉडी लैंग्वेज से वो जान गया था कि वो उसके करीब आना चाहती है। राहुल ने उसका सर धीरे से तकिए पर रखा और उसके चेहरे को गौर से निहारने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम। चेहरे का हर नक्श जैसे बहुत ही सोच समझकर और तराश कर बनाया गया था। छोटी सी नाक न बड़ी बड़ी पलकों की झालर। और फिर राहुल की नज़र उसके होंठों पर ठहर गई थी। कटावदार नरम नाजुक से होंठ, और वो खुद को रोक नहीं सका। उस पर झुककर शिद्दत से उसके होंठों को अपनी पकड़ में ले लिया। उसके नरम और मुलायम होंठों का रस पीते ही वो पल में बह गया। दूसरी तरफ नींद में अपनी सांस घुटने की वजह से वो अचानक जग गई। अपने ऊपर झुके राहुल को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आंखें बंद की उसके होंठों पर बेइंतहा शिद्दत से बरसने लगा कि यशवी को अपना दम बिल्कुल बंद होता महसूस हुआ और वो राहुल की सांसों को इनहेल करने लगी। इस अचानक हुई जवाबी कार्रवाई पर राहुल की आंखें झट से खुल गईं। यशवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो झटके से पीछे हटा तो यशवी के होंठों पर ढाए गए अपने जुल्म को देखते हुए होंठ मींचकर खड़ा हुआ। यशवी को तो लगता था कि वो उसे सह लेगी, लेकिन सिर्फ उसके होंठों पर उसकी शिद्दत को सहते सहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। क्या वो पूरे शरीर पर उसकी शिद्दतें सह पाएगी? ये सोचते ही यशवी के रोंगटे खड़े हो गए, जबकि राहुल बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर चला गया। राशि सारी रात आरब की शिद्दतों को सहते हुए सुबह थकी हारी अपने अस्तित्व को समेटते हुए आरब के ताकतवर मर्दाना वजूद को देखकर गुस्से से पीछे हटी। मोटा सांड। गुस्से में निकले उसके इन शब्दों पर आरब के होंठों पर मुस्कान तैर गई। राशि समझ रही थी कि वो सो रहा है, लेकिन जब मनपसंद औरत मर्द की बाहों में हो तो वो कब सोता है। यहाँ आओ, बताऊं तुम्हें कि मैं कौन हूँ। वो उसे बाजू से पकड़ते हुए दोबारा अपनी ओर खींच लाया। खबरदार आरब, अगर अब तुमने मुझ पर कोई जुल्म ढाया। मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है और मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है। उल्टी हो जाएगी अगर तुमने कुछ भी ज़्यादा किया तो। वो उंगली उठाते हुए पहले ही चेतावनी दे गई। राशि के अंदर इस वक्त बिल्कुल भी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो दोबारा से आरब की शिद्दतों को सह सके। आरब का ठहाका फौरन गूंजा था। वो उसकी शिद्दतों से सिर्फ एक रात में ही डर गई थी। धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रखता वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उठो, शावर लो, फिर मंदिर चलते हैं। उसके बाद तुम्हारे लिए हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी कराता हूँ, जिससे कि तुम्हें फौरन एनर्जी मिलेगी। मंदिर? उसे सारी बातों में सिर्फ यही एक बात समझ आई। हाँ, मंदिर। भगवान का धन्यवाद भी तो करना है ना, और अपने आने वाले बच्चे की खुशियाँ भी मांगनी है। वो उसे जोश में उठाते अपनी गोद में बिठा गया। मैं काफ़ी अरसे से मंदिर नहीं गई। राशि कहते कहते शर्मिंदा हो गई। आरब ने उसकी पलकों को छुआ। उसका ये स्पर्श उसके दिल तक उतर गया। मैं भी कहाँ हर रोज़ मंदिर जाता हूँ, लेकिन आज से शुरू करूँगा। भगवान का धन्यवाद करना है हर उस चीज़ के लिए जो उसने हमें दी है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक साथ मिलकर भगवान का धन्यवाद करेंगे और अपने आने वाले बच्चे की खुशियाँ मांगेंगे। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बहुत प्यार से बोल रहा था। उसे अचानक राहुल की याद आई। राहुल हर रोज़ सुबह सुबह मंदिर जरूर जाया करता था, लेकिन उसने आज तक एक बार भी भगवान जी के सामने जाकर माथा नहीं टेका था। राहुल ने 1-2 बार उसे कहा भी था, लेकिन उसने ऐसे अनसुना कर दिया कि राहुल फिर कुछ कह ही न सका। माँ उसके सिर पर थी नहीं, वो बिना माँ की पली बड़ी थी। पिता को बिजनेस से फुर्सत नहीं थी। ये धर्म आचरण की बातें कौन बताता उसे, लेकिन आज वो पहली बार अपने होशो हवास में अपने पति के साथ मंदिर आई थी।
प्रार्थना के लिए हाथ उठाए तो शर्मिंदगी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने अपनी गुजरी जिंदगी का हिसाब किया तो कोई भी अच्छाई उसे याद नहीं आई और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। आरब ने उसे रोने दिया, शायद इसी लम्हे उसकी जबान पर लगी मोहर हट जाए। आरब ने भी सच्चे मन से भगवान जी से अपने किए गए पाप की माफ़ी मांगी थी। उसने भी तो पाप किया था ना, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी जायज हक के वो जज्बात की रोह में बहकर राशि के करीब चला गया था। लेकिन भगवान ने वक्त रहते उसके दिल पर लगी मोहर हटा दी थी और उसने राशि से शादी कर ली। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर उन गलतियों के बाद इंसान सच्चे मन से भगवान से माफ़ी मांग ले तो भगवान उन गलतियों को माफ़ कर देता है। आरब का दिल बिल्कुल साफ हो चुका था। उसने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी और अब बारी राशि की थी। भगवान ने उसकी तड़प पर ही उसके दिल को बदलना था। शादी तो सादगी से हो गई थी, लेकिन अगले दिन मिताली जी ने मुंह दिखाई का एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था। राहुल के तमाम रिश्तेदार और बिजनेस फ्रेंड्स वहां मौजूद थे। सबने उसकी कमसिन दुल्हन की बहुत तारीफ की। वो छुई मुई सी आज राहुल को कुछ अलग ही लग रही थी। रिश्ता बदला तो नजरिया भी बदल गया था। छोटी सी मासूम सी मीनू महफिल की जान बनी हुई थी। कभी वो राहुल की गोद में होती तो कभी दादू की, और फिर जब वो यशवी के पास गई तो वहीं टिक गई। उसे आज यशवी एक परी लग रही थी। वो बार बार यशवी के गालों पर चुम्बन देती और खिलखिलाकर उठती और यशवी मुस्कुराकर रह जाती। राहुल ने अपने दिल की बेचैनी पर सिर झटक दिया। राशि शाम तक बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। इन 4 सालों में पहली बार उसका दिल अपनी बेटी से मिलने को बेकरार हुआ था, शायद इसलिए कि अब वो दोबारा से उन्हीं एहसास को महसूस करने लगी थी। उसे टूटकर अपनी बेटी मीनू की याद आई थी। अपने पेट पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी ने भी मेरी कोख में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। पूरे 9 महीने तक मैंने उसे भी अपने पेट में रखा था। उसका मन बुरी तरह बेकरार हुआ था अपनी बेटी से मिलने के लिए, और उसने ये बात आरब से भी कह दी। एक पल को वो सोच में पड़ गया। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं अभी उससे नहीं मिलती। तुम्हें बच्चा देने के बाद तुमसे अलग हो जाऊंगी, तब उससे। तुम बहुत आगे की सोच रही हो डार्लिंग। आज तुम अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस रही हो। तुम जाओ तो हो सकता है कि उसका बाप तुम्हें उससे मिलने दे, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद कभी मत रखना, क्योंकि तुम्हारे इरादे फिर से वही हैं। मगर मैं राहुल चौहान नहीं, आरब मिश्रा हूँ, याद रखना। मुझसे अलग होने के बाद इस बच्चे पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। वो उसके पेट को नरमी से छूते हुए सख्त लहजे में कहता बाहर निकलने लगा, लेकिन फिर रुक गया। तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी से मिलाने के लिए चलता हूँ। राशि को लेकर जब वो राहुल के घर पहुंचा तो वहां की रोशनी और चहल पहल देखकर वो हैरान रह गई। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं। राहुल चौहान ने शादी कर ली है और आज उसकी दुल्हन की मुंह दिखाई का फंक्शन है। आरब ने बेहद संजीदगी से कहा। राशि होंठ नीचे अंदर दाखिल हो गई। आरब पहले ही राहुल से बात कर चुका था और राहुल न चाहते हुए भी इस शर्त पर मान गया था कि राशि मीनू से अपना रिश्ता जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि राहुल ने मीनू को बताया हुआ था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। ये बात आरब ने राशि को रास्ते में ही बता दी थी और अब ये सब सुनकर राशि को बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये सब उसी का किया धरा था। मीनू से मिलकर वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन मीनू का लगाव उस नई दुल्हन की ओर ज़्यादा था, जो बहुत ही कम उम्र थी। राशि ने एक ही नज़र में भांप लिया था कि दुल्हन बनी वो लड़की भी मीनू से कितना प्यार करती है। राशि को उसे देखकर कोई जलन नहीं हुई थी, बल्कि वो खुश थी कि मीनू को माँ का वो प्यार मिलेगा जो वो कभी उसे न दे सकी। घर वापस आकर जब वो बिस्तर पर लेटी तो उदासी ने उसे घेर लिया। क्या 9 महीने के बाद मेरा इस बच्चे से भी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? ये सोचते ही वो बेचैनी से उठ बैठी। जब सिसकियाँ तेज हुईं तो आरब की भी आँख खुल गई, जो मुश्किल से अभी अभी नींद की आगोश में गया ही था। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? वो एकदम से घबरा गया। राशि उसे जागते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ गई। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करना आरब, वरना मैं मर जाऊंगी। वो उसकी हथेलियों पर अपना चेहरा रखे बिलख रही थी। आरब ने धीरे से उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। कभी अलग नहीं करूँगा पागल। ये बच्चा जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी होगा। तुम सच कह रहे हो? वो अविश्वास में थी। हाँ बिल्कुल सच। उसके भरोसे भरे लहजे पर वो उसके सीने से लग गई और अपनी आंखों से बहते आंसू आरब की शर्ट से साफ करने लगी। आरब ने उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा और मजबूत कर लिया। एक धूल थी जो दोनों के दिलों पर लगी हुई थी और भगवान ने उस धूल को हटा दिया था। 5 महीने बाद आज यशवी की 18वीं सालगिरह थी।
बहुत बड़ा केक मीनू ने ऑर्डर करवाया था। उसे अपनी मम्मा का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था। इन 5 महीनों में राहुल और यशवी के बीच दोस्ती का रिश्ता बन चुका था। वो उसकी बेटी का दिल और जान से ख्याल रखती थी। उसने इस घर को खुशियों का घर बना दिया था, तो राहुल को भी अपना रवैया नरम करना पड़ा, वरना शुरू में वो बहुत रूखा हो गया था और वजह थी वो चाहत, वो जुनून जो यशवी को देखते ही उसमें उमड़ पड़ता। लेकिन उसकी कम उम्र की वजह से वो अपने जज्बातों को काबू में रखता। मगर आज उसकी 18वीं सालगिरह पर राहुल बिल्कुल भी लिहाज करने के मूड में नहीं था। वाइट ड्रेस पहने जब वो कमरे में दाखिल हुई तो राहुल ने फौरन दरवाज़ा लॉक कर दिया। यशवी घबराकर पलटी और उसे देखा, जो अपना कोट उतार कर अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। यशवी का दम गले में अटक गया, क्योंकि उसकी आंखों में भरी मदहोशी के रंग देखकर वो उसके इरादों को भांप चुकी थी। शादी की पहली सुबह जब राहुल ने उसके होंठों पर जोर डाला था, उसके बाद कभी उसने कोई हिम्मत नहीं की थी। इसलिए यशवी पूरी तसल्ली से राहुल के साथ रह रही थी। मगर आज राहुल के तेवर देखकर वो कांप गई। वो एकदम से पीछे हटने लगी, लेकिन आज उसे कोई भागने की जगह न मिल सकी। उसने यशवी को खींचकर अपने सीने से जोर से लगा लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि यशवी का दिल उछलकर गले में आ गया। आप ये क्या? वो घबरा गई। राहुल ने उसके गले से दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा और एक डायमंड की रिंग उसकी उंगली में पहनाते हुए उसकी ब्यूटी बोन पर अपने होंठ रख दिए। वो आज बेहद मदहोशी में था। उसके अंदर जबान जज्बातों की आग सुलग रही थी। पहली बार किसी लड़की ने उसे इतनी शिद्दत से आकर्षित किया था। इन 5 महीनों में वो उसके होशो हवास पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। वो जगह भी ले चुकी थी जहां राशि कभी नहीं पहुंच सकी थी। वो बुरी तरह मदहोश होता हुआ यशवी को भी मदहोश कर गया था। एक झटके से उसने यशवी की फ्रॉक में लगी जिप को खोल दिया था और उसके हाथ शरारत करते हुए यशवी की खूबसूरती को महसूस करने लगे थे। यशवी के होंठों से निकलती हल्की हल्की सिसकियां और भी गहरी होती रहीं और इन गहरी होती सिसकियों से राहुल को और भी मदहोशी हो रही थी। यशवी को हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ वो उसे अपनी बाहों में समेट चुका था और उसके वजूद पर अपने प्यार की मुहर लगा दी और उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।